गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे हमारे क्लास 12 के एग्रीकल्चर बायो, जिसमें अपना चौथा लेसन कीटनाशक कीट नियंत्रण की जो प्रमुख विधियां हैं उसमें पढ़ रहे थे। अब हमारे ये लास्ट पार्ट में है हम इस अध्याय के, जिसमें अपन को पढ़ना है छिड़काव व बुरकाव के यंत्र। ठीक है, जिसमें नैपसैक स्प्रेयर और हैंड रोटरी डस्टर अपन दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर कल की क्लास में अपन ने बहुत समाकलित कीट प्रबंधन पढ़ा था। ठीक है, और जैविक नियंत्रण के बारे में अच्छे से पढ़ा था। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। तो देखिए, छिड़काव व बुरकाव के यंत्र नैपसैक स्प्रे व हैंड रोटरी डस्टर। देखिए, फसल से अच्छी पैदावार लेने के लिए कीटनाशकों का उचित उपयोग अत्यंत आवश्यक है। सॉरी, फसल से अपन को अच्छी पैदावार लेनी है ना, अगर कि हमारी उपज अच्छी हो, अच्छी तरीके से फसल उगे, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अच्छी पैदावार हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें उचित उपयोग जरूरी है किसका? कीटनाशकों का। ठीक है, उचित यानी ना तो कम ना तो ज़्यादा। ठीक है, जितनी ज़रूरत है, जितनी उचित है उतनी ही प्रयोग में ले रहे। साथ ही इनका उपयोग पौध संरक्षण के लिए वरदान है। इनका उपयोग पौधों के संरक्षण के लिए वरदान के रूप में होता है। ठीक है, कीटनाशियों के गुण, नासी कीट की प्रकृति, जिन नासी कीटों का नियंत्रण करना है एवं वह स्थान जहां पर कीटनाशी का प्रयोग करना है के आधार पर अनुप्रयोग की विधि तय की जाती है। ठीक है, नासी कीट के गुण क्या क्या हैं? ठीक है, जो कीटनाशियों के गुण क्या क्या है? ठीक है, यानी जो कीटनाशी अपन दवाई काम में ले रहे हैं उनका गुण क्या है? नासी कीट का प्रकृति कैसी है, वो कैसी प्रकृति का है? नासी कीट के नियंत्रण कैसे करना है? वह स्थान जहाँ कीटनाशी का अपन प्रयोग करेंगे, इस आधार पर अपन क्या करेंगे? विधि का चयन करते हैं कीटनाशियों के छिड़काव और बुरकाव की। ठीक है, कीटनाशियों के अनुप्रयोग हेतु दो तरीके होते हैं, एक बुरकाव और एक होता है छिड़काव। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देखिए, बुरकाव क्या होता है? तो देखिए, बुरकाव यानी चूर्ण के रूप में ऊपर से अपन डालते हैं। ठीक है, और छिड़काव क्या होता है? छिड़काव होता है पानी या तरल के रूप में अपन कह सकते हैं। तरल के रूप में अपन इस दवाई का उपयोग करते हैं और यह जमीन के अंदर दिया जाता है, ज़्यादातर जड़ों के पास, क्योंकि ये जड़ों द्वारा अवशोषित होता है। ठीक है, आगे देखिए, बुरकाव का प्रचलन बहुत लंबे समय से है, लेकिन इनके कुछ अवगुण की वजह से अब छिड़काव का प्रचलन अधिक है। पुराने समय से बुरकाव का प्रचलन चला आ रहा है, लेकिन इसके भी कुछ कमियां हैं बुरकाव की विधि की। तो अब ज़्यादा कौन सी काम में ली जाती है? छिड़काव के काम में ली जाती है। इन दिनों नासी कीट नियंत्रण है तो कई प्रकार की मशीनरी, प्रतिरूप एवं आकार बाजार में उपलब्ध है। नासी कीट के नियंत्रण है तो कई प्रकार की मशीनें, ठीक है, मॉडल, ये सब चीज़ें उपलब्ध है आजकल बाजार में। अतः सर्वप्रथम नासी कीट की जानकारी प्राप्त कर कीटनाशी के प्रारूप का चयन कर इसके प्रसारण हेतु उपयुक्त उपकरण का समुचित प्रयोग भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, ताकि नासी कीट की रोकथाम प्रभावी हो सके। सबसे पहले तो हमें जो नासी कीट की जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, कि नासी कीट की जानकारी अपन प्राप्त करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई वो किस प्रकार से हानि पहुंचाता है। फिर जैसे हानि पहुंचाता है, उस हानि पहुंचाने के तरीके के आधार पर अपन दवाई का चयन करेंगे। ठीक है, कीटनाशी का चयन करेंगे, ये कीटनाशी अपन को डालनी है, और उसके बाद अपन ये कीटनाशी का चयन करने के बाद उपयुक्त कैसे डालनी है, किस विधि द्वारा अपन को कीटनाशी का प्रयोग करना है, वो अपन चयन कर सकते हैं। तो ये सब करने से क्या होगा? एक प्रभावी नियंत्रण होगा। ठीक है, प्रभावी रोकथाम होगी किसकी? नासी कीटों की। अनिश्चित मात्रा में कीटनाशकों के प्रयोग से पौधे, मानव, पशुओं, कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अनियंत्रित अगर दवाइयों का अपन इन कीटनाशियों का उपयोग करते हैं तो इसका उल्टा ही प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता है। किस पर? पौधों के ऊपर। उन फसलों को अपन खाते हैं तो अपने ऊपर भी पड़ता है, और कीटों के जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, जो क्या करते हैं, उन नासी कीटों को नष्ट करते हैं, उन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः कीटनाशियों का प्रयोग पौध संरक्षण उपकरणों की पूर्ण जानकारी के पश्चात ही करना चाहिए। जब अपन को कीटनाशियों का प्रयोग कब करना चाहिए? जब अपन को पूरी जानकारी हो उसके बारे में। ठीक है, आगे देखिए, यंत्र का चयन। पौध संरक्षण यंत्र का चुनाव करते समय निम्नलिखित जानकारियों को ध्यान में रखना चाहिए।
सबसे पहले अपन को निम्नलिखित जानकारी हमको पता होनी चाहिए कि संरक्षण यंत्र, अपन जो मशीन या जो भी चीज़ चुन रहे हैं, यंत्र चुन रहे हैं, मशीन चुन रहे हैं, उसके बारे में अपन को निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो यंत्र असंसारक धातु या प्लास्टिक का बना हो। असंसारक धातु मतलब जिस धातु, वो ऐसी धातु से, ऐसी वस्तु से बना हुआ हो, ऐसे पदार्थ से बना हो जिस पर जंग ना लगता हो, जिस पर क्या हो, जंग ना लगता हो, उस धातु का बना हुआ मशीन होनी चाहिए, वो यंत्र होना चाहिए। या फिर प्लास्टिक का होना चाहिए, प्लास्टिक पे जंग नहीं लगता है। यंत्र की क्षमता, बनावट व कार्यविधि हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो। यंत्र की क्षमता, ठीक है, उसकी कैपेसिटी, बनावट, उसका आकार, ठीक है, उसकी संरचना, और कार्यविधि, उसके कार्य करने की विधि हमारी आवश्यकता के अनुरूप हो। हमें तो बस देखिए, जैसे मान लो हमें तो बस थोड़ी सी मात्रा में छिड़कना है, एक 5 किलो का, ठीक है, जिसकी 5 लीटर की कैपेसिटी है या 5 किलो की कैपेसिटी है, ठीक है, अपन को तो 5 किलो का ही छिड़काव करना है, लेकिन हमारा यंत्र 100 लीटर कैपेसिटी का है मान लो, तो क्या वो हमारे काम आएगा? वो हमारी आवश्यकता के अनुसार ही नहीं है, ठीक है। तो आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए और कार्यविधि सरल होनी चाहिए, कहने का मतलब अपन यूज कर सके आसानी से। फिर देखिए, यंत्र के सुधार, मरम्मत और रखरखाव में अतिरिक्त पुर्जों की सुविधा का आसानी से उपलब्ध हो सके, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर अपन किसी खेत में छिड़काव, स्प्रेयर कान इनका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यंत्र वो ऐसा है कि उस एक बार वो अगर ख़राब हो जाए, ठीक है, क्योंकि मशीन है, खराबी तो आती जाती रहती है, ख़राब हो जाए तो हमारे यहाँ पर आसपास के 200 किलोमीटर एरिया में कहीं पर उसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? ख़राब हो गया तो अपन कहाँ लेके जाएंगे? तो ऐसा यंत्र होना चाहिए जिसके सुधार, मरम्मत, रख रखाव और अतिरिक्त पुर्जों की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है, आराम से अपने आसपास वो मिल जाए। यंत्र के प्रयोग में श्रम शक्ति का उपयोग कम से कम लगे, ये अधिक टिकाऊ हो। श्रम शक्ति का प्रयोग मतलब यंत्र ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारी ऊर्जा कम खर्च हो, ठीक है, हमारी सुविधा के अनुसार हमारी ऊर्जा कम खर्च हो और ये अधिक टिकाऊ हो और ज़्यादा समय तक टिका हुआ रहे, खराब ना हो, नष्ट ना हो, ठीक है। अब यंत्रों का वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं। तो ये तो यंत्र के चुनाव करते समय अपन को जानकारी ये होनी चाहिए, ठीक है, 5। अब यंत्र का वर्गीकरण, यंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं? तो पोत संरक्षण उपकरण यंत्रों को हम निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे प्रधूलक यंत्र, ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रधूलक यंत्र यानी डस्टर, यानी धूली के रूप में क्या करते हैं, ये धूली के रूप में ये क्या करते हैं, छिड़काव। तो यंत्रों का वर्गीकरण 2 आधार पर, एक प्रधूलक यंत्र यानी जो डस्टर होते हैं, ठीक है, डस्टर यानी जो ऐसे यंत्र जो चूर्ण के रूप में क्या करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं। इनसे चूर्ण वाली दवाइयों का या जो धूली जिसे अपन कहते हैं उसका छिड़काव होता है। पहला है देखिए हस्तचालित, एक तो ऐसी हाथ से चलने वाली फुरकाव वाला यंत्र होता है, ठीक है, प्रधूलक यंत्र होता है जो हाथ से चलता है, ठीक है, हाथ से काम में ले सकते हैं, जैसे रोटरी या चक्रिक डस्टर, रोटरी या चक्रिक डस्टर, प्लंजर और धोखनीदार, ठीक है, और शक्ति चालित यानी पावर डस्टर तथा मिस्ट ब्लोअर, पावर डस्टर तथा मिस्ट ब्लोअर। शक्ति चालित यानी जो शक्ति द्वारा, किसी भी शक्ति द्वारा, यांत्रिक शक्ति द्वारा, या तो विद्युत से चलता हो, पेट्रोल डीजल से चलता हो, इन सब से, ठीक है। तो प्रधूलक यंत्र में ये 2 आते हैं, एक तो हाथों से चलने वाली और एक शक्ति चालित, ठीक। तो देखिए इस चीज़ को आप आसानी से देखिए। सवाल यहाँ से बन सकता है कि भाई कुछ हस्तचालित प्रधूलक यंत्र के, 2 हस्तचालित प्रधूलक यंत्र के एग्जाम्पल लिखिए। शक्ति चालित यानी पावर डस्टर जो शक्ति से चलने वाले, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है 1 नंबर के सवाल में कि आप इनके एग्जाम्पल लिखिए, ठीक है। फिर फुहारा या छिड़काव यंत्र, ठीक है, दूसरा वर्गीकरण का भाग है फुहारा या छिड़काव यंत्र। इनका वर्गीकरण हम निम्न अनुसार, अब फुहारा व छिड़काव को भी भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है हाइड्रोलिक यानी द्रव चालित, द्रव से चलने वाला। इसमें पंप के द्वारा द्रव पदार्थ पर दबाव उत्पन्न करके प्रयोग में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, पंप के द्वारा अपन क्या करते हैं, उस अंदर भरे हुए द्रव पदार्थ पर क्या करते हैं, दबाव बनाते हैं और दबाव बनने से क्या होता है, ये चलता है, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट बना लेना, आपको 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। हाइड्रोलिक पंप वाले जैसे देखिए नैपसेक, हैंड स्प्रेयर, स्टीरर, बाल्टी, ठीक है,
ये हाइड्रोलिक पंप वाले होते हैं, ठीक है। फिर हैंड कंप्रेशन या वायु पंप या न्यूमेटिक स्प्रेयर, ठीक है। जो हैंड, ये हाइड्रोलिक यानी जो द्रव द्वारा दबाव बनता है। ये हैंड कंप्रेशन यानी इससे अपन हाथ द्वारा दबाव बनाते हैं, ठीक है। आगे आएगा आपका, इसका एग्जाम्पल भी अच्छे से अपन देखेंगे। जैसे कंप्रेशन नैपसैक स्प्रेयर, हैंड कंप्रेशन स्प्रे। या हैंड कंप्रेशन का मतलब हाथ से दबाव बनाते हैं, और हाथ से दबाव बनना पर उस पर वायु उत्पन्न होती है और वो वायु से दबाव बनता है। और न्यूमेटिक स्प्रे सेम चीज़ें हैं तीनों को, ठीक है। इसके एग्जाम्पल कौन से है? कंप्रेशन नैपसैक स्प्रेयर, हैंड कंप्रेशन स्प्रेयर। जैसे गैसीय शक्ति चालित हैंड एटोमाइजर कणित्र, हैंड एटोमाइजर या कणित्र, ये गैस के द्वारा चलने वाला है। फिर देखिए शक्ति चालित स्प्रेयर कौन से होते हैं? जो किसी शक्ति से चलते हो, ठीक है। ये यंत्र बड़े क्षेत्रों में प्रसारण के लिए उपयुक्त होते हैं। ये बड़े क्षेत्रों में होते हैं। ये सब ऊपर वाले जो थे वो छोटे ही क्षेत्रों में, ये बड़े क्षेत्रों में काम में लेते हैं और इन्हें शक्ति इकाई द्वारा चलाया जाता है। शक्ति की कोई इकाई द्वारा ही चलाया जा सकता है। ये निम्न प्रकार के हैं, जैसे जल गैसीय, इसमें फुहारा आता है, इसमें जल को गैस के रूप में बदला जाता है, ठीक है। धूमि का उत्पादन मिस्ट ब्लोअर कम डस्टर, ठीक है। धूमि का यानी मिस्ट ब्लोअर, जो गैस के साथ क्या होता है, इसमें मिश्रण होता है चूर्ण का, ठीक है। तो धूमि का उत्पादक होते हैं, ठीक है। द्रव चालित यानी उच्च दाब फुहारा, हवाई छिड़काव यंत्र, इसके अंतर्गत हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। देखिए, हवाई जहाज एवं हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। जहाँ बहुत ही बड़े बड़े जगहों पर खेती होती है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। हेलीकॉप्टर से ऊपर से, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से क्या ऊपर से बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। अन्य यंत्र भी हैं कुछ, देखिए, जिनका उपयोग भी हम आवश्यकता अनुसार विविध रूप में कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्रकाश पास द्वारा नासिक कीट को पकड़कर आकर्षित करके, चूहा पास द्वारा चूहों को आकर्षित करके, पक्षी डरावक यानी पक्षियों द्वारा डराकर, कोहरा उत्पादन यंत्र, कोहरा बनाता है फॉग जनरेटर, ठीक है। धूमक यंत्र, ज्वालक यंत्र जलाने वाला जिससे आग की ज्वाला लगती है, निकलती है। भूमि अंतःसेपक, सॉयल इंजेक्टर यानी ऐसे यंत्र जो जमीन के अंदर दवाइयों को डालते हैं। बीजों उपचार यंत्र यानी जिनमें बीजों का उपचार किया जाता है। और कणिका अनुप्रायोजित यानी ग्रेन्यूल्स एप्लीकेटर इत्यादि, ठीक है। तो ये कुछ अन्य यंत्र भी हैं, ठीक है। इन यंत्रों के अलावा अपन और चर्चा करेंगे। देखिए आगे, नैपसैक स्प्रेयर। नैपसैक स्प्रेयर क्या होता है? नैपसैक स्प्रेयर की बात करें अपन, तो अब अपन कुछ यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे और उनके पार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो दो ही यंत्र है, अपन ने पहले ही देखे, नैपसैक स्प्रेयर और हैंड रोटरी डस्टर, ठीक है। तो इनकी चर्चा करते हैं। नैपसैक स्प्रेयर क्या होता है? ये एक द्रव चालित तथा सतत दबाव बनाकर चलाए रखने वाला फुहार यंत्र है। ये एक द्रव चालित है, द्रव के रूप में चलता है और सतत दबाव बनाकर चलाया जाने वाला। लगातार उस पर दबाव बनाया रहेगा तो ये कार्य करेगा, वरना नहीं करेगा, ठीक है। इसे मनुष्य अपनी पीठ पर रख कर चलाता है। इसे मनुष्य अपनी पीठ पर रख कर चलाता है, यानी पीठ पर डालकर, जैसे अपन बैग डालते हैं हमारे स्कूल का, वैसे इसको डाला जाता है, ठीक है। और पीठ पर रख कर चलाया जाता है। जैसे ये देखिए आप, पीठ पर रख कर चलाया जाता है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। इसके भी 3 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो इसकी टंकी होती है, एक पंप होता है और एक नोजल होता है। 3 मेन भाग है। एक तो इसकी टंकी जिसमें द्रव भरते हैं, एक पंप होता है जो पाइप पंप जिसे कहते हैं अपन, और एक नोजल होता है इसके आगे मुंह पर लगा हुआ, जो क्या करता है, नोजल ऐसा होता है कि वो फैलाने का कार्य करता है, फव्वारों के रूप में निकालता है। सही छिड़काव नली होती है। इस यंत्र की टंकी का आकार चपटा होता है। चपटा होता है यानी 4 कोने का होता है, चपटा होता है, ताकि वो हमारी पीठ पर एडजस्ट कर सके। या सेम बीज के जैसा होता है। यह जस्तेदार लोहा, पीतल, स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की बनी होती है। ये किसकी बनी होती है? जस्तेदार लोहा, ठीक है, यानी ऐसा लोहा जिसमें जस्ता जिंक मिला हुआ। पीतल, स्टेनलेस स्टील या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। इसकी भराव क्षमता 10 से 30 लीटर तक होती है। यानी इसकी भराव क्षमता 10 से 30 लीटर क्यों? क्योंकि 10 से 30 लीटर लेकर एक मनुष्य अपने पेट पर लेकर आसानी से चल सकता है। परंतु प्राय 10 से 16 लीटर की होती है, ठीक है।
लेकिन ये ज़्यादातर 10 से 16 लीटर की होती है। भराव क्षमता 10 से 30 लीटर तक हो सकती है, लेकिन ये प्राय काम में ली जाती है, 10 से 16 लीटर काम में लेते हैं। ठीक है। टंकी में वायु संपीड़न विधि या पंप के बैरल में एक विडोलक लगा होता है। टंकी में ही वायु संपीड़न विधि होती है। वायु की संपीड़न यानी वायु को संपीड़ित करने का, दबाने की विधि होती है। या पंप के बैरल में एक विलोडक लगा होता है जो दबाव बनाता है। ठीक है। टंकी में पंप लगा होता है जो विलयन को पंप सिलेंडर पर लगे निकास से बाहर फेंकता है। एक पंप लगा होता है, ठीक है, जो क्या करता है, उस विलयन को, जो दवाई अपन ने अंदर भरी है, उसको पंप सिलेंडर पर लगे एक निकास द्वार पर, यानी जहाँ से बाहर निकलने का तैयार होता है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये नली होती है तो यहाँ एक पंप लगा होता है जो क्या करता है, इधर प्रेशर बनाता है। प्रेशर बनाता है। ठीक है। प्रेशर बनाने के कारण क्या होता है, ये देखिए, ये नोजल लगा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। ये यहाँ पर पीछे क्या होता है, एक पंप होता है जो क्या करता है, यहाँ पर प्रेशर बनाता है, जिससे जो सारा विलयन होता है ना, वो यहाँ से बाहर की तरफ आता है, इस नली के अंदर। ठीक है। इस नली के अंदर आता है। आगे देखिए, टंकी में पंप लगा होता है जो विलयन को क्या करता है, पंप करता है। जो विलयन को पंप करता है। टंकी पर लगे प्रचालक हत्थे में एक लीवर होता है। हत्थे को हाथ से ऊपर नीचे चलाने पर पंप के पाद कपाट पर लगे पिस्टन के दबाव से गोल ऊपर दाब कोष्ठ में पहुंचता है। ठीक है। ऊपर दाब कोष्ठ में पहुंचता है। तो देखिए इधर जो ये आपको हाथ का दिखाई दे रहा है, ये हाथ से चलाया जाता है। ठीक है। इसको ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे क्या बढ़ता है, प्रेशर, और उस प्रेशर के कारण ये जो यहाँ पर नली में आया हुआ है ना, नली में जो द्रव पदार्थ आया है वो आगे चलकर यहाँ तक पहुँचता है। ठीक है। आगे तक नोजल तक पहुँचता है। फिर निःसरण नली में होता हुआ नोजल से एक फुहार के रूप में क्या करता है, बाहर निकलता है। एक फुहार के रूप में, यानी एक फुहार के रूप में, फुहारे के रूप में बाहर निकलता है। समान एवं सतत छिड़काव लांच पर लगे कपाट से फुहार को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है। समान एवं सतत छिड़काव यंत्र लांच पर लगे कपाट से फुहार को क्या कर सकते हैं, अपन नियंत्रित कर सकते हैं। यानी इसके आगे जो फुहार, ये नोजल लगा हुआ होता है ना, ठीक है, इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये आपको देखना है ना, ये आपके पास नहीं हो, इतना बड़ा कहाँ से खरीद कर देखेंगे, तो नाई की जो दुकान होती है, ठीक है, वहाँ जाना और आप वहाँ पर देखना, वहाँ आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है। वहाँ पर जो वो पानी छिड़कने वाला जो बोतल पर एक लगा हुआ आता है, उसका ढक्कन, वो पानी छिड़कता है। ठीक है। सेम क्रियाविधि होती है। उसके आगे वाले नोजल को अपन क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो कभी फंवारा निकलता है, कभी एक धार के रूप में निकलता है। ठीक है। तो वो अपन एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, एक धार के रूप में भी निकल सकता है इससे, और फंवारे के रूप में भी निकल सकता है। दूसरे हाथ से छिड़काव लांच पर लगे कपाट से फुहार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है। फिर फुहार को यहाँ से हाथ से पकड़ के क्या करते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। ठीक है। सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए एवं कम ऊंचाई की फसलों, नर्सरी, सब्जियों एवं छोटे वृक्षों के लिए छिड़काव है तो ये आदर्श यंत्र है। छिड़काव के लिए सीमांत या लघु कृषि, यानी सीमित और लघु, छोटे जो खेत होते हैं, किसान होते हैं, उनके लिए उपयोगी है। ठीक है। और कम ऊंचाई की फसलों के लिए, अब ऊंचाई वृक्षों की तरह ऊपर तक है तो ऊपर से कैसे छिड़काव करेंगे अपन, नीचे खड़े करें, तो कम हाइट की, यानी जो अपने कमर की या फिर हो तो यहाँ तक कर सकते हैं। इस मशीन से एक मनुष्य के द्वारा एक दिन में 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में छिड़काव किया जा सकता है। एक दिन में व्यक्ति 1 हेक्टेयर से अधिक इस हैंड स्प्रेयर द्वारा छिड़काव कर सकता है। ठीक है। इसका रखरखाव भी आसान एवं सस्ता है। पेट पे लेकर घूम सकते हैं, वजन भी ज़्यादा है नहीं। इसमें 3 से 5 किलो प्रति सेंटीमीटर का दाब आसानी से बनाया जा सकता है। 3 से 5 किलो सेंटीमीटर दाब। ठीक है। यह स्थल उपचार एवं अवशिष्ट अंतःफुहार भी उपयोगी है। यह स्थल उपचार में या जमीन के उपचार में भी उपयोगी है और अंतःफुहार में भी उपयोगी है। ठीक है। इसे लगातार छिड़काव करने पर थकान महसूस होती है। इससे अब अपना हाथ भी चलता है। ठीक है। हाथ भी काम करता है। पीठ पर वजन है 16-20 किलो का। ठीक है। तो मनुष्य क्या करता है, थकान महसूस करता है इससे। बड़े क्षेत्र में छिड़काव के लिए टंकी कई बार भरनी पड़ती है। बड़े क्षेत्र में छिड़काव करना है तो क्या करना पड़ता है, हमें बार बार इसको भरना पड़ता है। लेकिन इसमें नवीन किस्म की नोजल लगा दी
जाए तो इससे छिड़काव क्षमता बढ़ाई जा सकती है, छिड़काव क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इस नवीन किस्म की अगर नोजल लगा दी जाए जो क्या करते हैं, एक धार के रूप में न निकल कर फुहारे को बहुत चारों तरफ फैलाए तो ज़्यादा मात्रा में छिड़काव हो सकता है। इसका उपयोग देखिए रेगिस्तानी दलदली व पहाड़ी क्षेत्र में अधिक किया जाता है। रेगिस्तानी दलदली और पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। फिर देखिए हैंड रोटरी डस्टर, ये तो नैपसैक स्प्रेयर हो गया, अब हैंड रोटरी डस्टर का। इन्हें क्रैंक डस्टर, पंखा वाला डस्टर कहते हैं। इनको कई प्रकार से डिजाइन किया जाता है, इसलिए कुछ को तो कंधे पर लटका कर या पेट पर बांध कर या पेट पर रखकर भुरकाव करते हैं। कई प्रकार से डिजाइन किया जाता है जिससे क्या करते हैं, ये पीठ पर भी रखे जा सकते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो पेट पर रखकर, और कुछ कंधे पर लटका कर छिड़काव करते हैं। ये प्रदुलक एक ढोल के समान होता है, जैसे अपन ढोल देखते हैं वैसे समान होता है, जिसकी टंकी के अंदर 3/4 भाग को चूर्ण से भर देते हैं। 3/4 भाग को यानी पूरे में से ये ऐसा है तो इसका 3/4 भाग को क्या कर देते हैं अपन, चूर्ण से भर देते हैं। ठीक है। हॉपर के एक सिरे पर पंखा लगा होता है जो हवा के साथ चूर्ण को बाहर फेंकता है, जो हवा के साथ चूर्ण को बाहर फेंकता है, पंखा लगा होता है। जैसे चूर्ण बाहर आती है उसके साथ हवा भी आती है और हवा में उड़ता हुआ क्या होता है, दूर तक जाता है। ठीक है। और दूसरे सिरे पर पंखे को घुमाने के लिए एक हत्था होता है। उस पंखे को घुमाने के लिए जैसे ये यहाँ पर एक हत्था है, ठीक है, ये वाला, वैसे ही उसमें भी एक हत्था होता है। ठीक है, ये देखिए इधर। और ये निस्तारण नली, यहाँ से हवा के साथ क्या होता है, फुहार बाहर निकलती है। फुहार यहाँ से बाहर निकलती हैं दूर तक और ये हाथ से घुमाते रहते हैं। ठीक है। इसके 3 प्रमुख भाग हैं। गियर बॉक्स, यह हत्थे की तरह होता है, ये हत्थे की तरह होता है। ये देखिए यह जो हत्था है ना, ये गियर बॉक्स होता है। ठीक है। इसमें कुल 4 गियर्स होते हैं। सबसे बड़ा गियर बीच में मथनी वाली शाफ्ट पर लगा होता है। सबसे बड़ा जो गियर होता है वो मथनी वाली शाफ्ट एगिटेटर से शाफ्ट पर लगा होता है। इस गियर का काम पास वाले डबल गियर के छोटे वाले गियर को घुमाना होता है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है ये। इस गियर का काम क्या होता है, ये पहला। ठीक है, पास वाले डबल गियर को क्या होता है, घुमाने का कार्य होता है। ठीक है। और बड़ा गियर पंखे की शाफ्ट से जुड़े छोटे गियर को घुमाता है। जिससे ये बड़ा जो गियर होता है ये पंखे की शाफ्ट से, यहाँ पर जो शाफ्ट होता है पंखे के पास, उससे जुड़ा छोटे गियर को घुमाता है। इस प्रकार जब मुख्य गियर का एक चक्कर पूरा होता है तो पंखे वाले गियर के बहुत से चक्कर हो जाते हैं। इसका जब ये पूरा एक चक्कर होता है यहाँ से घूम के, ठीक है, ये यहाँ से घूम के वापस ऐसे इधर आता है, तब तक अंदर वाले जो छोटे गियर होते हैं उनके काफ़ी सारे चक्कर पूरे हो जाते हैं। ठीक है। इस तरह पंखा बहुत तेज़ गति से घूमता है। जिससे ये पंखा होता है वो बहुत तेज़ गति से घूमता है। मुख्य गियर को घुमाने के लिए बाहर की ओर एक टेढ़ी सलाख लगी होती है जिसे क्रैंक कहते हैं, तथा क्रैंक के सिरे को पकड़कर घुमाने के लिए लकड़ी का एक हत्था लगा होता है। ये लकड़ी का एक हत्था लगा हुआ होता है। ठीक है। ये बाहर वाला जो क्रैंक होता है इस पर ये लकड़ी का हत्था होता है जिसे अपन आसानी से पकड़ कर क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। हॉपर देखिए, हॉपर क्या होता है, यह ढोल के समान होता है। ये किसके समान होता है, ढोल के समान, जिसमें लगभग 4 से 6 किलो चूर्ण भरने की टंकी होती है। और चूर्ण भरने के लिए ऊपर भाग में एक ढक्कन लगा होता है तथा पिछले भाग में सीने पर लगाने के लिए एक वक्स प्लेट लगी होती है। ठीक है। हॉपर के बीच में दाएं बाएं एक सलाख लगी होती है जिसे क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। ठीक है। ये ढोल के समान होता है और इसकी 4 से 6 किलो चूर्ण भरने की टंकी होती है। 4 से 6 किलो की क्या होती है, इसकी टंकी होती है। ठीक है। और चूर्ण भरने के लिए ऊपरी भाग में ढक्कन होता है। ये देखिए ऊपर जो ढक्कन है, ये ढक्कन होता है, इसको खोलते हैं, फिर इसमें चूर्ण आराम से भर सकते हैं। ठीक है। इस सलाख को 2 टेढ़ी सलाख लगी होती है जिनका कार्य चूर्ण को हिलाते रहना और इस प्रकार उसे जमने से रोकना। इसमें 2 सलाख लगी होती है, 2 टेढ़ी सलाख, वो क्या करती है, चूर्ण को हिलाती रहती है ताकि वो क्या हो, जमे ना अंदर, क्योंकि नमी तो बनती है वो अंदर। ठीक है। चारों तरफ से पैक होगा तो अंदर नमी बनेगी, नमी इस चूर्ण के संपर्क में आकर उसको जमा देगी। तो जमने से बचाने के लिए क्या होता है, इसमें जो सलाख होती है वो हिलाते रहती है और इस प्रकार उसे जमने से रोकती है। आगे देखें, क्रैंक शाफ्ट के नीचे की ओर एक पतली शाफ्ट लगी होती है। क्रैंक जो शाफ्ट होता है उसके नीचे की ओर एक पतली शाफ्ट और होती है। ठीक है, जिसे पंखा शाफ्ट कहते हैं।
क्रैंक शाफ्ट तथा पंखा शाफ्ट दोनों का ही संबंध गियर द्वारा क्रैंक से होता है, यानी क्रैंक से जुड़े हुए होते हैं दोनों शाफ्ट, पंखा शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, जब क्रैंक को घुमाते हैं तो दोनों ही एक साथ घूमती हैं, लेकिन क्रैंक शाफ्ट धीरे और पंखा शाफ्ट तेजी से घूमती है। जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो क्या करती है, पंखे के पास लाती है फुहारे चूर्ण को, ठीक है, और पंखा शाफ्ट थोड़ी तेज गति से घूमती है। तो ये थोड़ा तो क्रैंक शाफ्ट थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या करती है, चूर्ण पंखे के पास लाती है और उस हवा के साथ, पंखे द्वारा जो हवा उत्पन्न होती है उसके साथ वो उड़कर चूर्ण कहाँ जाती है, बाहर निकलती है। हॉपर में पंखे की ओर एक निर्गम छिद्र होता है। हॉपर में क्या होता है, पंखे की ओर एक निकलने वाला एग्जिट छिद्र होता है, एग्जिट पॉइंट होता है। इस छिद्र के पास ही हॉपर के अंदर एक मुड़ी हुई पत्ती पंखा शाफ्ट पर लगी होती है, एक मुड़ी हुई पत्ती लगी होती है पंखा शाफ्ट पर, जिसे क्या कहते हैं, फीडर कहते हैं, उसे फीडर कहते हैं। इसका कार्य निष्कासन छिद्र में होकर चूर्ण को हॉपर से बाहर ब्लोअर में भेजना। इसका मेन कार्य क्या होता है कि निष्कासन छिद्र में से होकर चूर्ण को हॉपर से बाहर ब्लोअर में भेजना, यानी पंखे के पास भेजना। निर्गम छिद्र के बाहर की तरफ एक पत्ती लगी होती है जिसको आगे पीछे कर निर्गम छिद्र को छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ठीक है, बाहर की तरफ एक पत्ती लगी होती है इसमें, ठीक है, जिसको अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक पत्ती लगी होती है इस छिद्र के अंदर, जिससे अपन बाहर निकलने वाले पदार्थ को क्या कर सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, इस छेद को अपन बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जिससे चूर्ण का जाना क्रमशः क्या होता है, कम और ज़्यादा हो सकता है, अधिक हो जाता है। इस पत्ती को फीड रेगुलेटर कहते हैं। इस पत्ती को क्या कहते हैं, जो पत्ती इस छेद को कम और ज़्यादा करती है, बड़ा और छोटा करती है, उसको फीड रेगुलेटर कहते हैं। ब्लोअर, ब्लोअर एक बंद बॉक्स होता है जो आगे की ओर लगभग 3 सेंटीमीटर व्यास की टोटी द्वारा खुलता है। ब्लोअर क्या होता है, एक बंद बॉक्स होता है जो आगे की ओर 3 सेंटीमीटर व्यास की टोटी द्वारा खुलता है, यानी टूटी द्वारा खुलता है। ठीक है, इस बॉक्स के मध्य में एक पंखा स्थित होता है। इस बॉक्स के बीच में क्या होता है, एक पंखा होता है, ठीक है, जिसमें 5 पंखुड़ियाँ लंबी दिशा में लगी होती है। इसमें 5 पंखुड़ियाँ होती है, वो लंबी दिशा में लगी होती है। ये हवा को केंद्र से बाहर तथा आगे की ओर फेंकती है। ये हवा को क्या करती है, केंद्र से बाहर की तरफ फेंकती है और आगे की तरफ फेंकती है। ठीक है, जिससे बॉक्स में निर्वात बन जाता है और जिसको भरने के लिए हॉपर में से चूर्ण निर्गम छिद्र से होकर आता है। हवा को केंद्र से बाहर की ओर आगे की ओर फेंकती है, जिससे निर्वात बन जाता है बॉक्स में, यानी जगह खाली स्थान बन जाता है। ठीक है, जिसको भरने के लिए हॉपर में से चूर्ण आती है, चूर्ण निर्गम क्षेत्र से होकर आती है। कुछ ब्लोअर के बाएं सिरे पर स्थित जाली में होकर हवा आ जाती है। ठीक है, प्रदूलक को चलाते समय यही क्रम चलता रहता है, लगातार अपन ये इस प्रकार से जो अभी क्रम पड़ा है वो चलता रहता है। ठीक है, निर्वात होता रहता है, जगह खाली होती रहती है, उसको भरने के लिए छिद्र से क्या आते हैं, छिद्र से आते रहते हैं। ठीक है, चूर्ण आती रहती है और फिर वो आगे बाहर की तरफ फेंकी जाती रहती है फव्वारे के हवा के साथ। ब्लोअर के सिरे पर एक लंबी नलिका लांस एक रबड़ के जोड़ द्वारा जुड़ी होती है। लंबी नलिका लांस जुड़ी होती है एक रबड़ के जोड़ द्वारा। इस जोड़ को युग्मन कहते हैं। इस जोड़ को क्या कहते हैं अपन, युग्मन कहा जाता है। लांस के अगले सिरे पर एक तुंड लगी होती है जिसके एक हथेली के आकार का भाग होता है। ठीक है, लांस का जो आगे वाला सिरा होता है उसमें एक तुंड लगी होती है जिसके एक हथेली के आकार का भाग होता है, जिसके तीनों किनारे तुंड के अंदर मुड़े होते हैं। तुंड यानी एक नोजल लगा हुआ होता है। ठीक है, लांस के अगले सिरे पर जिसके एक हथेली के आकार का भाग होता है, ये हथेली के आकार का भाग होता है जिसमें 3 किनारे तुंड के अंदर मुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसको विक्षेपक कहते हैं। किसी में द्विभाजिक नलिका लगी होती है जिसमें 2 लांस एक साथ लग जाते हैं। 2 लांस एक साथ लग जाते हैं किसी में। ठीक है, द्विभाजिक नलिका में। ठीक है, साथ ही 2 तुंड भी इनमें जिनमें 2 कतारों में एक साथ भुरकाव कर सकते हैं, यानी 2 कतारों में एक साथ भुरकाव कर सकते हैं। किसी में ये एक ही है यहाँ पर, किसी में 2 लगा हुआ होता है, इस तरफ भी लगा हो सकता है, इस तरफ लगा हो सकता है। ठीक है, जिससे एक साथ क्या होता है, 2 जगह से क्या होता है, ऐसा छिड़काव होता है इधर इधर। ठीक है, तो ज़्यादा मात्रा में छिड़काव होता है, ज़्यादा एरिया, ज़्यादा क्षेत्र कवर किया जा सकता है इससे। ठीक है, आगे देखिए कार्य विधि, जो इसका और अपने अध्याय का लास्ट टॉपिक है। हॉपर में 3/4 क्षमता के बराबर चूर्ण भर लेना चाहिए। हॉपर में भी अपन को क्या करना चाहिए, ये हॉपर है अगर गोल तो इसका 3/4 भरना चाहिए, पूरा नहीं भरना चाहिए, 3/4 या 3 भाग ही भरना चाहिए। ढक्कन को अच्छी प्रकार से बंद कर वक्स प्लेट के सीने पर लगाकर हॉपर पर लगे दोनों फीतों द्वारा मशीन को कसकर बांध लेना चाहिए।
फिर ढक्कन को क्या करना चाहिए, अपन को अच्छी तरीके से बंद कर देना चाहिए भरने के बाद 3/4। फिर इसको वक्स प्लेट द्वारा सीने पर लगाकर यानी चेस्ट पर बांध देते हैं, ठीक है। और हॉपर पर लगे फीतों द्वारा मशीन को अच्छे से टाइट बांध लेते हैं अपन, ठीक है, ताकि गिरे ना, क्योंकि हाथ से चलाएंगे तो उस पर प्रेशर भी आएगा, तो क्या पता नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। ब्लोअर के अगले भाग में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 लांच लगा देना चाहिए। आवश्यकता अनुसार ब्लोअर के अगले भाग में 1 या 2 लांच लगा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ही अपन 1 या 2 लांच लगा सकते हैं, यानी जैसे अपन कोई नल होता है उसका जॉइंट होता है, ठीक है, आगे की तरफ, तो 2 भाग उसमें जोड़ते हैं, जिसको अपन सैनिटरी की अपने पाइप फिटिंग करवाते हैं, ऐसे आगे 2 भाग जोड़ देते हैं, एक तो इधर आ जाता है, एक मुँह इधर एक इधर, वैसे ही इसमें भी जोड़ा जा सकता है, इसके आगे भी, ठीक है, इसके आगे भी जोड़ा जा सकता है। आगे देखिए, आगे देखिए आप लोग, ब्लोअर के अगले भाग में आवश्यकता अनुसार 1 या 2 लांच लगा देना चाहिए। और टुंड के विक्षेपक को यदि पत्तियों की ऊपरी सतह पर भुरकाव करना है, ठीक है, अगर पत्तियों को अपन को ऊपरी सिरे पर भुरकाव करना है तो ऊपर से नीचे की ओर, यदि निचली सतह पर भुरकाव करना है तो नीचे से ऊपर की ओर इसका मुंह लगा देना चाहिए, ठीक है। अगर अपन को पत्तियों के ऊपर की तरफ भुरकाव करना है तो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ये नली है उसकी, ठीक है, तो टुंड हमें इस प्रकार से लगाना है कि अगर पत्ती है ये इस प्रकार से, ये पत्ती है, तो टुंड इस प्रकार से लगाना हो चाहिए कि उसका मुंह ऊपर से नीचे की तरफ हो, इससे ऐसे मुंह हो, ठीक है। और पत्ती के नीचे की तरफ अगर अपन को छिड़काव करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ कीट नीचे की तरफ होते हैं, तो अपन को टुंड इस तरीके से लगाना है, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, मुंह लगा देना चाहिए। प्रदुलक के हत्थे को घुमाते और चलाते जाइए। प्रदुलक का जो हत्था होता है उसको घुमाते रहिए और चलाते चलिए। इस प्रकार कतारों में भुरकाव किया जाता है, इससे कतारों में भुरकाव किया जाता है, लाइन में, ये पहली कतार, दूसरी कतार, तीसरी, यानी पहले इस कतार को, फिर दूसरी, तीसरी, इस प्रकार से। ये कम ऊंचाई वाली फसलों और सब्जियों, ये कहाँ काम आती है, कम ऊंचाई वाली जो फसल होती हैं वहाँ पर, ठीक है, छोटे वृक्षों, झाड़ियों, गृह वाटिकाओं, गोदामों में बहुत उपयोगी है। इनमें अपन भुरकाव कर सकते हैं, सब्जियों में, गृह वाटिका यानी घर के जो बगीचे होते हैं उनमें। इससे 1 से 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रतिदिन भुरकाव किया जा सकता है। प्रतिदिन क्या कर सकते हैं अपन, 1 से 1.5 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसका भुरकाव अपन कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखिए, ये यहाँ आकर अपना लेसन कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसमें अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए, अपना लेसन था ये, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ, हमारा जो लेसन था, ठीक है, वो अपन ने पढ़ा है, 4था लेसन। अब 5वें लेसन की अपन तैयारी करेंगे और पढ़ेंगे। जो 5वां लेसन है हमारा, जिसका नाम है, बहुत ही अच्छा लेसन, पादप रोग विज्ञान, परिभाषा एवं शब्दावली। पादपों में जो रोग लगते हैं, ठीक है, उनका अध्ययन पादप रोग विज्ञान की एक शाखा में करते हैं, उसका अध्ययन करेंगे, उस शाखा के बारे में पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा क्या है, इसकी मुख्य शब्दावली क्या है, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें शब्दावली जैसे रोग, रोगजनक, परजीवी, मृतजीवी, परपोषी, अतिवर्धन, ये कई सारी परिभाषाएं जो अपन काम में लेते हैं। फिर इसमें प्रमुख रोग कारकों का सामान्य परिचय देखेंगे अपन कि कौन से रोग कारक है कि जिनके कारण पादपों में रोग फैलता है, ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें अपन मुख्य रूप से किसकी चर्चा करेंगे, कवकों के द्वारा फैलने वाला, जीवाणुओं के द्वारा, मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है, विषाणु, वायरस, वायराइड, सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ, शैवाल, अजैविक कारक, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कवक कौन सा रोग फैलाते हैं, जीवाणुओं से कौन से रोग फैलते हैं, इन सब की चर्चा अच्छे से करेंगे। तो ये लेसन अपन शुरू करेंगे आने वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है और पिछले कुछ दिनों में जो 4था लेसन पढ़ा है, कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ, वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।